रानी चंद्रलेखा से हुई उस भयानक मुठभेड़ के बाद युवराज आर्यमान की आंखों से नींद जैसे हमेशा के लिए छिन गई। वो रात भले ही किसी तरह गुजर गई थी, लेकिन उसके भीतर का भय और बेचैनी और गहरा होता गया। वो जानता था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे खतरनाक साया छिपा था। आर्यमान को बार बार ये आभास होता कि वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा जाल बुन रही है। अगली सुबह राजमहल की शाही घंटियों की गूंज के साथ दरबार सजाया गया। महाराज वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर आसीन हुए और दरबारी अपने स्थानों पर खड़े हो गए। लेकिन तभी महल के भीतर से एक भयावह खबर आई। महल की एक सेविका खून से लथपथ पाई गई थी। उसकी मध्यम सांसें जैसे किसी ने निर्दयता से छीन ली थीं। उसके निर्जीव हाथ में एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा कसकर दबा हुआ था। जैसे ही उस टुकड़े पर नजर गई, पूरे दरबार में खुसफुसाहट और सनसनी फैल गई। वो टुकड़ा किसी और की नहीं, बल्कि युवराज आर्यमान की तलवार का था। सैनिकों और दरबारियों की नजरें अचानक युवराज की ओर मुड़ गई। चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या सचमुच युवराज ने? कैसे हो सकता है? वो तो पर सबूत तो साफ सामने है। राजा अभी कुछ कह पाते, उससे पहले ही रानी चंद्रलेखा ने अपना नाटकीय रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, पर होठों पर एक अदृश्य ठंडी मुस्कान भी थी। वो धीमे स्वर में बोली, महाराज, ये और कुछ नहीं बल्कि षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का रचयिता कोई और नहीं बल्कि युवराज आर्यमान ही है। मैंने कई रातों को महसूस किया है कि कोई मेरी परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। वो छिपकर मुझे देखता है, और अब देखिए, महल की सेविकाओं पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटा। रानी ने नाटकीय ढंग से सिर झुका लिया, मानो किसी दुख से टूटी हुई हो। महाराज वीरेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरजते हुए बोले, युवराज, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तुम अपने ही घर की मर्यादा को इस तरह कलंकित करोगे? क्या तुम अपने ही लोगों के खून से अपने हाथ रंगोगे? अपना बचाव करो। युवराज ने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, आपसे विनती है कि मेरी बात ध्यान से सुने। ये सब एक षड्यंत्र है। वो सेविका निर्दोष थी, और उसकी मौत के पीछे मैं नहीं बल्कि रानी ही दोषी है। वही उन मासूम लड़कियों की मौतों के पीछे है। वो काली शक्तियों का प्रयोग करती है, और अब मुझे फंसाने के लिए ये सब किया गया है। दरबार में अचानक चुप्पी छा गई। सभी सैनिक और दरबारी स्तब्ध थे। कुछ के चेहरे पर अविश्वास था, कुछ के मन में शक, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजा, जो पहले से ही रानी की मोहनी जाल में फंसे हुए थे, युवराज की बातों को सुनने को तैयार न हुए। उनकी आंखों में अंधा विश्वास था, और रानी की ओर झुकते हुए बोले, चुप रहो युवराज। तुम्हारी ये दुस्साहस भरी बातें तुम्हारे अपराध को छिपा नहीं सकती। तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों की ओर देखा और गरजते हुए आदेश दिया, युवराज को कैद खाने में डाल दो। युवराज ने चीख कर कहा, पिताजी, आप सच से मुंह मोड़ रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ। आप अपने ही पुत्र की बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? परंतु किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। लोहे की भारी जंजीरों में बांधकर सैनिक उसे कैद खाने की ओर घसीट ले गए। उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा थी। रानी की आंखों में उस क्षण एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। उसके भीतर की आवाज मानो हंस रही थी। अब रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। दरबार की सारी घटनाएं युवराज के सबसे करीबी मित्र वीरभान ने अपनी आंखों से देखी थी। वीरभान सेनापति का बेटा था और युवराज का बचपन से साथी। उसका दिल बेचैन था। वो जानता था कि युवराज निर्दोष है, और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कोई अदृश्य काली शक्ति है। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो चुका था, वीरभान चुपके से कैद खाने के बाहर पहुंचा। लोहे की सलाखों के पीछे अंधेरे में उसने युवराज की कांपती आवाज सुनी, मित्र, मुझे बचाओ। रानी वही है जो इस सब की असली दोषी है। वो अंधकार की साधिका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। वीरभान ने सलाखों को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, आर्यमान, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे किसी ऐसे की मदद चाहिए जो रानी की काली शक्तियों को पहचान सके, समझ सके और उसका सामना कर सके। युवराज की आवाज कांप रही थी। हाँ मित्र, कोई गुरु, कोई तपस्वी साधु ही हमारी मदद कर सकता है। जाओ वीरभान, जाओ और सच लेकर लौटो। तब तक मैं ये पीड़ा सहूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम लौटोगे, और सच्चाई भी। वीरभान की आंखों में आंसू थे, पर दिल में दृढ़ निश्चय। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खाता हूं आर्यमान,
चाहे जान चली जाए, पर मैं तुम्हें निर्दोष सिद्ध करूंगा। वीरभान आधी रात को अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकला। आकाश में बादल थे, चांद की रोशनी बार बार छिप रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। कभी उल्लू की चीख गूंजती, कभी झाड़ियों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। वीरभान का घोड़ा बार बार रुक जाता, मानो किसी छाया ने उसका मार्ग रोक लिया हो। पर वीरभान का साहस नहीं डगमगाया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं डर गया तो आर्यमान की आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी। आखिरकार नदी किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुएं की हल्की लकीर निकल रही थी। अंदर एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे से ऐसी आभा निकल रही थी मानो अंधेरे को भी भेद सकती हो। वीरभान झुककर उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं संकट में फंसा हूं। हमारा युवराज निर्दोष होते हुए भी जेल में डाला गया है। रानी चंद्रलेखा काली शक्तियों की साधना करती है, वो निर्दोषों की बलि देती है। कृपया हमें राह दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि मानो वीरभान के आर पार चली गई। वो गहरी आवाज में बोले, मुझे सब ज्ञात है। रानी चंद्रलेखा केवल एक स्त्री नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा का माध्यम है। उसकी जड़ें अंधकारमय शक्ति से जुड़ी हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो ना केवल युवराज बल्कि पूरा राज्य विनाश के गर्त में चला जाएगा। वीरभान ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, उपाय क्या है? मैं कैसे उस राक्षसी शक्ति को रोकूं? साधु ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, उपाय है, उस हवेली के तहखाने में छुपे काला कलश को ढूंढना। उस कलश में उन सभी बलिदान हुई आत्माओं की शक्ति बंधी है। वही उसकी ताकत का स्रोत है। जब तक वो कलश नष्ट नहीं होता, रानी अजेय रहेगी। वीरभान की आंखों में आग जल उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं युवराज को मुक्त करूंगा। मैं इस राज्य को बचाऊंगा। साधु ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और धीमे से कहा, याद रखना वीरभान, जिस राह पर तुम चल पड़े हो, वहां मृत्यु की परछाइयां हर कदम पे घात लगाए बैठी हैं। पर वीरभान का संकल्प अटल था। वो जानता था कि अब ये केवल युवराज की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की लड़ाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।